अभी कुछ दिनों पहले 31 दिसंबर 2025 को मेरी माँ का एल्बो फ्रैक्चर हो जाता है। छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसमें फ्रैक्चर हो जाता है, और जब ये फ्रैक्चर होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। हम लोग जल्दबाजी में हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, और एडमिट होने के बाद हॉस्पिटल वाला आपसे पूछता है कि कोई इंश्योरेंस है क्या। तो हमने कहा इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस के पेपर वो हमसे मांगता है। तो मैंने अपनी माँ का 2 इंश्योरेंस ले रखा है और दोनों सेम कंपनी से है। क्यों ले रखा है बताऊंगा अभी। तो एक इंश्योरेंस जो है उसमें 5 लाख का सम एश्योर्ड है, देखो मैंने यहाँ पे खोल भी रखा है, मेरी माँ का नाम बेबी सिन्हा है। दूसरा इंश्योरेंस भी सेम है, यहाँ पर देखो ये 50 लाख का सम एश्योर्ड है, ये भी मेरी माँ के नाम पर ही। तो हड़बड़ी में आदमी उस वक्त दिमाग काम कर नहीं रहा होता है, तो मेरे पास एक इंश्योरेंस जो मुझे दिख रहा होता है सबसे पहले ईमेल पर आता है, वो डॉक्यूमेंट मैं उसको पकड़ा देता हूं। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट था वो 5 लाख का इंश्योरेंस वाला, मैंने उनको डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया। तो करीब 3-4 दिन माँ हॉस्पिटल में रहती है, उसके बाद डिस्चार्ज होती है। डिस्चार्ज के समय बिल बनता है 3,60,000 रुपए का, और अकाउंटेंट मुझे कहता है कि आपका जो इंश्योरेंस है वहां से सिर्फ 2.5 लाख रुपए का अप्रूवल आया है, तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। मैंने कहा जेब से क्यों भरना पड़ेगा, वो तो इंश्योरेंस 50 लाख का है। तो अकाउंटेंट कहता है 50 लाख का नहीं है, आपका इंश्योरेंस तो 5 ही लाख का है। फिर मैंने चेक किया तो गलती से मुझे पता चला कि मैंने पुराना वाला इंश्योरेंस का पेपर उसे दे दिया जो रनिंग है। मैं इस इंश्योरेंस को भी कंटिन्यू रखा हुआ है, मैंने इसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है। दरअसल 2 इंश्योरेंस इसलिए है कि ये देखो मैंने इंश्योरेंस लिया था 2019 में, तो 2019 में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमने ले लिया था। उस वक्त मुझे भी ज़्यादा इंश्योरेंस में क्या क्या देखना है नहीं देखना है उतना समझ नहीं था, इस वजह से मैंने एक बड़ी गलती की, वो गलती भी बताऊंगा आपको। अब ये 5 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था, तो अभी कुछ टाइम पहले हमको समझ में आया कि 5 लाख का बहुत कम है मम्मी के लिए, तो हमने अब 50 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, और ये हमने बहुत रिसेंटली लिया है। इस 50 लाख रुपए वाले का इंश्योरेंस में पे करता हूं 68,000 रुपया, और ये जो 5 लाख वाला इंश्योरेंस है इसका प्रीमियम मैं पे करता हूं 25,000 रुपए। मैंने दोनों को चला रखा है। अब अकाउंटेंट मुझे कहता है कि आपका तो 5 लाख का है, तो मैंने देखा कि मेरी गलती है भैया, मैंने 5 लाख वाला दे रखा है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस पेपर भी दे रखा है तो 2.5 लाख रुपए का अप्रूवल क्यों है। बिल 3.5 लाख का बना है लगभग, तो पूरा 3.5 लाख रुपए इस 5 लाख में तो कवर होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लेकिन वो अकाउंटेंट क्यों कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए ही मिलेगा आपको, बाकी 1 लाख नहीं मिलेगा। सोचने वाली बात है। भले ही मैंने 5 लाख का दिया है भैया, 5 लाख का भी तो कवर है, 5 लाख का भी तो पॉलिसी सम एश्योर्ड है, तो 3.5 लाख का तो हॉस्पिटल को देना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए था, मैं क्यों पे करूं। लेकिन मुझे 1 लाख रुपए पे करना पड़ा। हालांकि नहीं पे करना पड़ा क्योंकि मेरा चूंकि एक और इंश्योरेंस था, तो बाकी का 1 लाख मैंने इससे ले लिया। लेकिन सोच के देखिए, अगर ये नया वाला 50 लाख वाला नहीं होता तो 5 लाख का इंश्योरेंस होने के बावजूद मुझे 1 लाख अपनी जेब से भरना पड़ता। क्यों सर? क्योंकि इस पॉलिसी को लेते वक्त मैंने भी चेक नहीं किया था, इस पॉलिसी में कोपे लगा हुआ है। आप कहेंगे कोपे क्या होता है? कोपे एक फीचर होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का, और बाय डिफॉल्ट ये बहुत सारी पॉलिसी में लगा होता है। आपने अगर नहीं देखा तो ये आपका नुकसान करवाता है। कब नुकसान करवाएगा? जब आपको ऐसी कोई नौबत आएगी हॉस्पिटलाइजेशन की, तब पता चलेगा आपको कि भैया लगा हुआ था, पता ही नहीं था, देखा ही नहीं था। तो ऐसा क्या होता है कोपे, भी डिटेल में समझाऊंगा आपको। और उसके साथ साथ ऐसे 8-9 और चीजें हैं जो अगर आपने नहीं देखा ना, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप सालों तक भरते रहोगे, लेकिन जब हॉस्पिटल में दाखिल हो और डिस्चार्ज के टाइम पे आपको अब पेशेंट को घर जाने की बारी आती है, उस वक्त आपको हॉस्पिटल वाला कहेगा आपका इंश्योरेंस भले ही 10 लाख का है, बिल भले ही 7 लाख का आया है, लेकिन 3 लाख आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। हैं? इंश्योरेंस 10 लाख का है, बिल 7 ही लाख का आया है, लेकिन 3 लाख अपनी जेब से क्यों भरना पड़ेगा? भैया ऐसे 8-9 अलग अलग फैक्टर हैं, अगर ध्यान नहीं दिया ना, और ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये सब फैक्टर नहीं ध्यान देते, जिसकी वजह से इंश्योरेंस होने के बावजूद अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है। तो सारे फैक्टर आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो अच्छा, एक स्क्रीनशॉट तो रह गया, एक स्क्रीनशॉट दिखाना था। ये देखो, ये SMS आया हुआ है कि 2.5 लाख का अप्रूवल है। देखो डिस्चार्ज के टाइम पे बेबी सिन्हा 2.5 लाख का अप्रूवल आया है, ये मंडे का ही है। तो सारे स्क्रीनशॉट मैंने आपको इसलिए दिखा दिए क्योंकि आपको पता चले कि ये भैया जेन्युइन केस है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है वो कोपे क्या होता है, और कौन से वो 7-8-9 फैक्टर हैं जो हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त देखना ही चाहिए, नहीं तो आपका कटना तय है। आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई नहीं बताएगा सर कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ये चीज नहीं देखा, प्रीमियम भरते रहो, पता तब चलेगा जब हॉस्पिटलाइजेशन की बारी आ जाए।
पता तब चलेगा। तो आज आपको डिटेल में जरा ये समझाता हूं मैं। चलो अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। अब जरा समझते हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किसी को भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ये पक्का होगा भैया, पक्का होगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहो, फिर भी आपको अपनी जेब से पैसा भरते रहना पड़ेगा। अब वो क्या पॉइंटर्स हैं जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंटर है रूम रेंट लिमिट। लोग ये देखते हैं कि रूम रेंट लिमिट हमको मिल गया भैया कि 5,000 रुपये पर डे का, मतलब आप जब हॉस्पिटलाइज होंगे, आप या कोई भी घर में, भगवान न करे होने की जरूरत पड़े, लेकिन जब भी होंगे तो आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पर डे इंश्योरेंस कंपनी 5,000 रुपये देगी रूम रेंट का। आप कहते हो 5,000 रुपये देगी, 5,000 रुपये रूम रेंट, ठीक है यार ज्यादा नहीं है, देखिए 5,000 में कर लेंगे। और कभी अगर ज्यादा देना भी पड़ा 2-3 हज़ार रुपये तो अपनी जेब से भर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, रूम रेंट ही तो कम है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन इसकी वजह से खेल क्या होता है कि सर मान लो कि आपने ऐसा रूम ले लिया जिसका रेंट है, हॉस्पिटल भी तो आज के टाइम पे होटल ही बन चुका है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल अगर आप जाओगे तो भैया वही फैसिलिटी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं। मान लो रूम का रेंट एक्चुअल 10,000 रुपये था, आपका इंश्योरेंस कंपनी का कवर सिर्फ 5,000 रुपये का था। आप कहते हो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 3 दिन रहना है हॉस्पिटल में, 15,000 रुपये भर देंगे अपनी जेब से एक्स्ट्रा, क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर। होगा क्या, अगर पूरे हॉस्पिटल का टोटल बिल 10 लाख रुपए का आया है ना, तो आपको कंपनी 5 ही लाख देगी, 5 लाख नहीं देगी। अब पूछो क्यों? 5 लाख का लगा फटका, 10 लाख का इंश्योरेंस होने के बावजूद क्यों? क्योंकि सर अगर आपका रूम रेंट लिमिट, आप रूम रेंट लिमिट से डबल का रूम आपने लिया है तो आपका इंश्योरेंस बिल आधा हो जाता है। समझे मेरी बात को? समझना मेरी बात को। अगर आपने बोला कि 5,000 का रूम रेंट आपका इंश्योरेंस में है, आपने 10,000 ले लिया, मतलब डबल का ले लिया, तो आपका रूम का, आपका टोटल बिल का भी आधा ही आपको मिलेगा। होता क्या है कि सिर्फ रूम नहीं, पूरा बिल हाफ हो जाता है, प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा भैया। ये 10 में से 9 लोगों को नहीं पता। वो देखते हैं कि रूम रेंट कम है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जेब से भर देंगे, रूम ही रेंट तो भरना है। सर उसके हिसाब से बिल भी आधा हो जाता है, तो 10 लाख का बिल 5 ही लाख मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसी देखो कि जिसमें रूम रेंट लिमिट हो ही ना, नहीं चाहिए रूम रेंट लिमिट, उसकी वजह से पॉलिसी पूरा गड़बड़ हो जाता है। या तो रूम रेंट लिमिट हो ही ना, या टोटल सम एश्योर्ड का 1% हो। 2 तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो रूम रेंट हो ही ना, या फिर टोटल पॉलिसी का 1% सम एश्योर्ड। मतलब कहने का मतलब, अब मान लो 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख की पॉलिसी का 1%, तो 10,000 रुपये आपका रूम रेंट लिमिट हो गया। और ये बाद में बढ़ता रहता है, कैसे बढ़ता है बाद में बताऊंगा, अभी आता हूं थोड़ी देर में। और ये जो नो रूम रेंट लिमिट लेने के लिए ना आपको सिर्फ 3 से 5,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा प्रीमियम जाता है, सालाना। इस पैसे को बचाने के लिए आदमी रूम रेंट कैप वाला, जिसमें रूम रेंट लिमिट हो, वो वाला पॉलिसी ले लेता है। तो ध्यान रखो, रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए आपकी पॉलिसी में, या फिर 1% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए। पहली गलती ये कतई ना करना। दूसरा, फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल। 2 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। एक फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर का कहने का मतलब, एक पॉलिसी आप लेते हो उसमें फैमिली के सारे मेंबर कवर हो जाते हैं। दूसरा इंडिविजुअल होता है, हर फैमिली मेंबर का अलग अलग पॉलिसी खरीदा हुआ है। फैमिली फ्लोटर में जनरली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे कवर होते हैं, और फैमिली फ्लोटर उनके लिए भी अच्छा भी है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं उस फैमिली फ्लोटर में। हमको पेरेंट्स को कतई इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पेरेंट के लिए अलग से पॉलिसी लेना चाहिए। जैसे मैंने ले रखा है पेरेंट के लिए अलग से पॉलिसी। अब आप कहोगे ये तो भेदभाव कर रहा है यार, अपने माँ बाप हैं उनको अलग से पॉलिसी लेंगे। सर इमोशनल फंडा नहीं चलेगा यहाँ पर प्रैक्टिकल समझो। होता क्या है, पेरेंट्स की एज ज्यादा होती है, उनको बीमार पड़ने की, उनको किसी तरह के डिजीज होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। अब उस चक्कर में होता क्या है कि फैमिली फ्लोटर में ना, अगर आपने पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, वहां पे 3 लाख रुपए चले गए, अब उसके बाद सिर्फ 2 ही लाख रुपए बचे हैं। अगर 5 लाख की पॉलिसी है, मम्मी एडमिट हुई तो मम्मी एडमिट होने के बाद उसके पास सिर्फ 2 ही लाख रुपए है हॉस्पिटल को देने के लिए, उससे ऊपर का जो बिल आएगा खुद की जेब से देना पड़ेगा। तो इस केस में भैया हस्बैंड वाइफ और बच्चे जिनके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस कम हैं, उनको एक पैकेज में रखो, फैमिली फ्लोटर में रखो। जिनके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनके लिए नई पॉलिसी लो, अलग पॉलिसी लो। पेरेंट्स के लिए हमेशा अलग पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा हैं बीमार पड़ने के। हाँ, उनका प्रीमियम भी ज्यादा आता है, लेकिन आप बच जाओगे बहुत सारी चीजों से। ठीक है भैया, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि खुद हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे, फैमिली फ्लोटर ले लो। उसके बाद पेरेंट्स है 50 से ऊपर की एज है, तो उनके लिए अलग पॉलिसी जरूर लो। ठीक है, मैं अपने फैमिली फ्लोटर जो मैंने ले रखा है 1 करोड़ का है, उसमें 4 लोग इंक्लूडेड हैं, 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ।
1 करोड़ रुपए का वो है। 50 लाख का मम्मी का मैंने सिर्फ अलग ले रखा है, उसका 68,000 रुपये प्रीमियम पे करता हूं मैं। 68,000 रुपये दिखाया ना। अच्छा, मेरा जो 1 करोड़ का है वो सिर्फ 50,000 रुपये प्रीमियम जाता है, 50-55,000 रुपये के आसपास प्रीमियम जाता है। लेकिन मम्मी का सिर्फ 50 लाख का है, वो 68,000 रुपये प्रीमियम जाता है। क्यों? एज ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल का फर्क समझ में आया आपको? है? अब उसके बाद नेटवर्क हॉस्पिटल्स, ये जरा ध्यान से समझो सर। होता क्या है कि हम पॉलिसी में तो लिखा होता है कि 10,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल कवर है, मतलब 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में आपको कवर मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आपके सिटी में, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में जितने हॉस्पिटल हैं वो कितने कवर हैं उस पॉलिसी में। होता क्या है कि एक पॉलिसी ऐसी है जिसमें 10,000 हॉस्पिटल्स कवर हैं, लेकिन आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर के सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल उस पॉलिसी में कवर हैं। अब दूसरी एक ऐसी पॉलिसी है जो जिसमें 60,000 हॉस्पिटल कवर्स लिखा हुआ है, लेकिन आपकी सिटी के 20 हॉस्पिटल उस पॉलिसी में कवर हैं। कौन सा पॉलिसी सही है? नीचे वाला। भैया, आप जिस शहर में रह रहे हो उसके 20 हॉस्पिटल कवर हैं, भले 60,000 लिखा हुआ है उस पॉलिसी में, यह ज्यादा अच्छा है। तो आपको यह भी देखना है कि आप जिस शहर में रह रहे हो उस शहर में जो जो हॉस्पिटल्स हैं वो उस पॉलिसी में कवर हैं कि नहीं है। यह ध्यान से देखने वाली बात होती है। पता चले आपके शहर में जितने हॉस्पिटल हैं उस पॉलिसी में कोई कवर ही नहीं है, तो काहे का क्या, किस बात का पॉलिसी? अच्छा, आपको कोई नहीं बताएगा ये सब। ये आपको पता ही तब चलेगा जब पॉलिसी का कवर लेने की बारी आ जाए, जब हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तब जब एकदम प्यास लग जाए तब कुआं खोदने की खोद ही नहीं पाओगे ना, तब तो ये नौबत कुछ ऐसे ही होती है। तो इसलिए ये पैरामीटर्स देखने बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद का पैरामीटर है सम एश्योर्ड। कई लोगों के मन में होता है कि कितने का पॉलिसी लें। लोग कहते हैं 3 से 5 लाख की पॉलिसी बहुत है भैया, हेल्थ इंश्योरेंस। अरे चचा, 3 से 5 लाख रुपए का पॉलिसी बहुत है? देखो, आज के समय में ना, अगर गलती से किसी को आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ गई तो आईसीयू का खर्चा होता है 30 से 50,000 रुपए पर डे का, पर डे। हार्ट की अगर सर्जरी की किसी की जरूरत पड़ गई 3 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है। किसी को कैंसर ट्रीटमेंट अगर हो गया 5 से 15 लाख की जरूरत पड़ती है मिनिमम। किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना है तो 10 से 20 लाख रुपए का खर्चा होता है। सर, ये खर्चे देखो ना, 3 से 5 लाख रुपए ना आज के टाइम पे हॉस्पिटल घुसते ही छोटे मोटे चीजों का खर्चा हो जाता है। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर का ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। छोटे शहरों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन 40 से 50,000 में हो जाता है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में बड़े अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो 3 लाख रुपए का खर्चा आया था, उसमें भी 3 से 5 लाख में। तो मोतियाबिंद जैसा छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा, कुछ घंटे का होता है। लेकिन सोच के देखो, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 3-4 दिन रहने की जरूरत पड़े, 10, 12, 15 लाख का बिल बड़े शहरों में यूं बनता है, यूं कट 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 कट, पता भी नहीं चलेगा 10, 12, 15 लाख का बन गया। तो इसीलिए पॉलिसी ऐसी लो जो समझ में आए भैया, इतना पैसा हो कि आप संभाल सको। अब एग्जांपल है, एक शर्मा जी हैं हमारे जानने वाले, मुंबई में रहते हैं, 35 साल की उम्र है उनकी। 5 दिन वो आईसीयू में रहे थे और 2.5 लाख का उनका खर्चा आया था। रियल केस स्टडी बता रहा हूं। सर्जरी हुई थी, 4 लाख का खर्चा आया था उनका। मेडिसिन और टेस्ट जो हुए थे उसमें 1.5 लाख का खर्चा आया था उनका। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल से निकलने के बाद दवाई दारू का जो खर्चा होता है, उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। टोटल बिल उनका 9 लाख रुपए बना था। हालांकि उनकी सब पॉलिसी वगैरह सब अच्छी थी, 15 लाख की पॉलिसी थी, तो 9 लाख रुपए उनको मिल गए। लेकिन सोच के देखो, अगर 5 लाख का उनका इंश्योरेंस होता तो 5 लाख का अगर इंश्योरेंस होता तो 4 लाख रुपए अपनी जेब से भरते वो। क्या फायदा इंश्योरेंस लेने का? इसलिए रूल बड़ा सिंपल याद रखो भैया, मेट्रो सिटीज में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, तो 10 से 15 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम आपके इतने का इंश्योरेंस होना ही चाहिए। और इसके लिए कोई बहुत लाखों का आपको प्रीमियम देना पड़ता है सालाना, ऐसा नहीं होता है सर। कुछ 600-700 रुपए आप महीने का पे करके आपको करोड़ों का कवर मिल जाता है इंश्योरेंस में। बहुत मोटा अच्छा खासा आपको कवर मिल जाता है कुछ 100 रुपए दे करके। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, डिस्काउंट अलग से मिलता है। डिटेल आप सारे पॉलिसीज वहां पे कंपेयर कर सकोगे। मैं किसी एक कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा भैया, मैं नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का। आप खुद लिंक पे क्लिक करके जाओ, आपको दिखेगा कि कौन सी बेटर है, नहीं है, कोपे फोपे जितने फैक्टर भी बता रहा हूं ना, अभी कुछ और फैक्टर बताऊंगा, ये सारे फैक्टर उसमें चेक करना, खुद कंपेयर करो, जो अच्छा लगे वो लो। कुछ 600-700 रुपए बचाने के लिए आदमी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेता, या लेता भी हो तो सस्ते वाला उठा लेता है, जिसके चक्कर में भैया अलग से लफड़े पड़ते हैं। ठीक है, तो रूल सिंपल है भैया, मेट्रो सिटीज में हो 10 से 15 लाख, छोटे शहर में हो तो कम से कम 10 लाख रुपए जरूर रखो। अब आओ को पेमेंट पर। को पेमेंट, जो मेरी मदर वाला केस, को पेमेंट उसमें 20% लिखा हुआ था। अब 20% को पेमेंट लिखने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। को पेमेंट एक ऐसी चीज होती है जो अगर 20% लिखा हुआ है तो वो ये कहता है कि 20% टोटल बिल का आदमी पे करेगा खुद से, जिसकी भी पॉलिसी है वो पे करेगा। हॉस्पिटल सिर्फ 80% देगा।
को पेमेंट अगर 30% लिखा हुआ है तो वो आदमी खुद पे करेगा 30%, हॉस्पिटल सिर्फ 70% देगा। को पेमेंट अगर 50% लिखा है तो 50% वो आदमी खुद देगा, हॉस्पिटल बाकी का 50% देगा। तो को पेमेंट समझ गए क्या होता है? मेरी मदर की जो पुरानी वाली पॉलिसी थी उसमें को पेमेंट लिखा हुआ था 20%, इसलिए 20% हॉस्पिटल ने नहीं दिया, वो 20% हमें भरना पड़ा। वो तो शुक्र है मेरे पास दूसरी पॉलिसी भी थी, हमने उससे रिडीम कर लिया, नहीं तो अपनी जेब से भरना ही पड़ता। ठीक है, अब 20% को पेमेंट का मतलब होता है बिल 5 लाख रुपए का आया, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि हम 4 लाख रुपए देंगे, बाकी का 1 लाख आप खुद से दोगे। तो बेस्ट रूल क्या है कि 0 को पेमेंट होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। ये चेक करो 0 को पेमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है। 10% मैक्स एक्सेप्टेबल है, मैक्स टू मैक्स 10% को पेमेंट चलता है, लेकिन ये भी काहे को लेना यार। देखो होगा क्या, जितना ज्यादा आप को पेमेंट ज्यादा होगा ना, 20% को पेमेंट, 30% को पेमेंट, इंश्योरेंस का प्रीमियम कम आता है। लेकिन को पेमेंट अगर 0 लोगे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा आता है। सर लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा देना वर्थ है, क्योंकि जब नौबत आती है ना लाखों का बिल पड़ता है और इंश्योरेंस का प्रीमियम कुछ 100 रुपए का फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सब लिमिट्स, ये ध्यान से समझो। 10 लाख की पॉलिसी है, काम सिर्फ 3 लाख रुपए आएंगे। होता क्या है, कई सारी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें सब लिमिट्स लगे होते हैं। उस पॉलिसी में होगा क्या कि अगर आप नी का ऑपरेशन कराते हो तो 3 लाख की लिमिट है, हार्ट सर्जरी कराती हो तो 5 लाख की लिमिट है, ये वाली सर्जरी कराओगे तो इतने की लिमिट है। मतलब बीमारी स्पेसिफिक वो एक लिमिट बांध देंगे। अब पॉलिसी आपकी कितने की भी हो, अब मान लो नी रिप्लेसमेंट कराना है आपको आपकी फैमिली में किसी को, और नी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ रहा है 7 लाख रुपए, मान लो आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है। तो चूंकि 10 लाख की पॉलिसी है तो 7 लाख का खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी को दे देना चाहिए ना, लेकिन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस लेते वक्त आपने ये नहीं चेक किया कि उसमें सब लिमिट लगी हुई है कि नी सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए 3 लाख की सब लिमिट लगी हुई है, कैपिंग लगी हुई है। नी रिप्लेसमेंट के केस में 3 लाख से ऊपर नहीं देगी कंपनी। तो लो 10 लाख का इंश्योरेंस होने के बावजूद आप 4 लाख रुपए खुद की जेब से भरोगे। 10 लाख का इंश्योरेंस होने के बावजूद 3 ही लाख देगी कंपनी। ठीक है, तो ये भी चेक करो कि आपकी पॉलिसी में सब लिमिट नहीं होना चाहिए, सब लिमिट 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेटिंग पीरियड देखो। कई सारी पॉलिसीज क्या होती हैं, आपको कहेंगे इनिशियल वेटिंग 30 दिन है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कोई पहले से डिजीज है वो 2-3 साल बाद कवर होगा, कोई कैटरैक्ट है, हर्निया है, वो 102 साल बाद कवर होगा, मैटरनिटी अगर है वो 2-3 साल बाद कवर होगा। देखो पहली चीज तो ये, जब भी कोई पॉलिसी लो तो एक पॉलिसी देख करके उसको बाय मत करो, 3-4 पॉलिसी आपको हमेशा कंपेयर करनी चाहिए, और 3-4 पॉलिसी में आपको ये सारे फैक्टर देखने हैं, ये फैक्टर भी देखना है। वेटिंग पीरियड होता है, हर पॉलिसी में होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वेटिंग पीरियड मिनिमम होना चाहिए। जिस पॉलिसी में कम से कम वेटिंग पीरियड हो वो पॉलिसी आपको बाय करनी है। सब में वेटिंग पीरियड होता है। आजकल तो ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं लेकिन उनका प्रीमियम बहुत हाई होता है, जिसमें 0 वेटिंग पीरियड होता है, मतलब पहले दिन से सब कवर होता है, मैटरनिटी भी कवर होता है, लेकिन उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। उतना देना भी खैर वर्थ नहीं है, आप थोड़ा बहुत वेटिंग पीरियड ले सकते हो अपने फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन यह जरूर कवर करो कि आपके प्रीमियम में कौन सी कंपनी सबसे कम वेटिंग पीरियड दे रही है। ठीक है, उसके बाद क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यह जरूर देखना है। जिस भी कंपनी का आपको पॉलिसी लेना है उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर का ही होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है कि उस कंपनी ने कितने % क्लेम दिए हैं, कितने % क्लेम रिजेक्ट कर दिए हैं। 95% कहने का मतलब वो कंपनी 95% से ज्यादा क्लेम पास की है, मतलब लोगों को पैसा दिया है उसने, सिर्फ 5% रिजेक्ट किए हैं, वो कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो 95% से ऊपर है तो वो कंपनी अच्छी है, वैसी ही कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना। 90 से 95 है तो ठीक ठाक है, और 85 से अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, CSR है, तो मत लो ऐसी कंपनी का प्लान। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अच्छा, ये सारे पॉइंटर्स दिखते हैं, जो लिंक मैंने नीचे दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे, आप कंपेयर करोगे, हर कंपनी की ये सारी डिटेल आप देख सकते हो। बस थोड़ा सा समय देना, वहां पर उनके एग्जीक्यूटिव का नंबर भी होगा, उनको फोन मिला लो या फिर मिस कॉल भी देने का है। अपना नंबर जैसे ही डालोगे ना, उधर से कॉल आ जाता है, उधर से कॉल आकर के तसल्ली से उससे सब कुछ पूछो, उसको घर बुलाओ अपने, वो घर भी आएगा आपके, तसल्ली से समझाएगा, बिना पैसे के, कोई फीस नहीं लेगा, वो फ्री में आपके घर आएगा, घर में आपको समझाएगा, 4 प्लान कंपेयर करके हर चीज बताएगा। ये जो 8-9 ऑप्शन में बता रहा हूं ना, ये जो सॉरी ऑप्शन नहीं, 8-9 जो पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये हर पॉइंट के बारे में पूछो उससे, और सिर्फ उसकी बात पे यकीन मत करना,
वो बेचने के लिए कुछ भी बोल के निकल जाएगा। उससे पूछो कि लिखा हुआ कहां है, ये दिखाओ, उस पॉलिसी में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें लिखी हुई दिख रही है तभी लो भैया, ठीक है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो, उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। सर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल का बिल, देखो सिर्फ हॉस्पिटल का बिल नहीं होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेगा, उसमें पैसे लगते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दवाइयों का खर्चा होता है, उसमें खर्चे होते हैं। तो क्या आपने ऐसा इंश्योरेंस ले रखा है जो हॉस्पिटल से पहले के टेस्ट भी कवर हो और हॉस्पिटल के बाद के दवाइयों का खर्चा भी कवर हो? ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। अमूमन तौर पे आपको ऐसी पॉलिसी देखनी चाहिए जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल से पहले 60 से 90 दिन का जो भी जैसा भी खर्चा हुआ, दवाई दारू टेस्ट वेस्ट जो भी, सब उस पॉलिसी में कवर होना चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल से निकलने के बाद 90 से 180 दिन तक जो भी खर्चा हुआ वो सब उस पॉलिसी में कवर होना चाहिए, ताकि आपको 1 रुपए खर्च ना, आपका पैसा कोई खर्चा ना हो। ऐसी पॉलिसी आपको देखनी चाहिए। प्री में 60 से 90 दिन कवर होना चाहिए, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 से 80 दिन कवर होना चाहिए भैया, ठीक। उसके बाद पॉइंट है सर रीस्टोरेशन बेनिफिट। ये 10 में से 9 लोग इसमें गलती करते हैं। होता क्या है, 1 साल में मान लो 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मान लो, या फैमिली के 2 मेंबर को जाना पड़ गया 2 बार, ऐसा मान लो आप। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या कहता है, सम अश्योर्ड जैसे ही खत्म हुआ, मान लो एक फैमिली मेंबर गया, 10 लाख की पॉलिसी थी और 10 लाख पूरा का पूरा यूज हो गया। अब जैसे ही उसी साल अगर फैमिली के दूसरे मेंबर को जाना पड़ गया या खुद ही दूसरी बार जाना पड़ गया, तो आपकी पॉलिसी में पैसे है नहीं। 1 साल के लिए आपने प्रीमियम दिया था, वो 1 साल का तो आपने 10 लाख यूज कर लिया, अब तो पॉलिसी जीरो, अब सारा पैसा खुद से देना पड़ेगा। नहीं, ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर पूरा पैसा यूज हो गया तो उसी साल कंपनी रिस्टोर कर देगी बेनिफिट, मतलब पूरा का पूरा पैसा ऐड हो जाएगा बिना आपसे 1 रुपए चार्ज किए। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट वाला आपको देखना चाहिए, ऑटोमेटिक वो रिचार्ज हो जाता है। फुल रिस्टोरेशन बेस्ट होता है भैया, आप अपनी पॉलिसी में फुल रिस्टोरेशन जरूर चेक करो। अनलिमिटेड हो तो बोनस है, मतलब फुल रिस्टोरेशन या फिर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, मतलब एक ही साल में 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार खत्म कर लो पूरा का पूरा लिमिट, वो ऐड होता चला जाए, उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। या फुल रिस्टोरेशन क्या होता है, एक बार जैसे ही आपका खत्म हुआ वो भर देंगे उसको, ठीक है। समझ में आया मेरी बात? कुछ सवाल? अब आओ आगे। अब ये लास्ट में मेरा मैसेज एक बार मैंने सोचा लिख दूं, यहां पर मैं भूल ना जाऊं। सर हेल्थ इंश्योरेंस ना एक कागज का सिर्फ टुकड़ा नहीं होता है, ये वो फैसला होता है जो आप आज लेते हो ताकि कल हॉस्पिटल के बाहर अपने परिवार के सामने कमजोर ना पड़ना पड़े आपको। जब बीमारी आती है ना, तब ना सेविंग्स काम आती है क्योंकि सब उड़ जाता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट काम आता है, वो भी खत्म हो जाता है, सिर्फ सही हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आता है। इसलिए पॉलिसी सस्ती कभी मत लो, पॉलिसी वो लो जो मजबूत हो, जो आपके मुश्किल समय में आपका साथ दे, आपकी जेब से खर्चा ना करवाए। हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के जरिए आप पॉलिसी अगर बाय करते हैं तो 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिलता है। एक साथ सारी पॉलिसीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। वहां नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या नंबर अपना जैसे ही छोड़ोगे वहां पर आपको फोन आ जाएगा, वो पूरी तरीके से गाइड करेंगे आपको। सिर्फ कुछ 600-700 रुपए महीने देकर के आपको करोड़ों का कवरेज मिल जाता है भाई साहब। तो कुछ पैसे बचा करके आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत को इन्वाइट मत कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में एक और बात यह है कि कुछ लोग कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के भरोसे रहते हैं कि हमको तो हमारी कंपनी से मिला हुआ है। सर उसमें सबसे बड़ा नुकसान मालूम क्या होता है कि जिस दिन आपकी जॉब छूटी ना, आपका इंश्योरेंस जीरो हो जाता है। क्योंकि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, कंपनी वाला इंश्योरेंस तभी तक वैलिड होता है जब तक आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो। जिस दिन जॉब छूटी और अगले दिन अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ गई, भगवान ना करे, 1 रुपए का कवर नहीं मिलेगा, 1 रुपए का नहीं, सब भरना पड़ेगा खुद से। और अगली जॉब जब तक मिले, अगली कंपनी में जब तक आज आप जाओ, वहां कितने का पॉलिसी कवर हो नहीं हो, सब आपके हाथ में नहीं होता, कंपनी के हाथ में होता है। इसीलिए कॉर्पोरेट मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस में लेने में लोग बेवकूफी करते हैं, आलस करते हैं, थोड़े पैसे बचाने के लालच में आते हैं, जिसकी वजह से जब हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है तो लाखों करोड़ों रुपए अपना जमीन वमीन घर बार, मैंने कई लोगों को देखा है, सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल वालों के दिल में दया नहीं होती सर, इनको आपसे कोई लगाव नहीं है। आपका अपनी मां एडमिट है, बाप एडमिट है, भाई एडमिट है, पत्नी एडमिट है, पति एडमिट है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए आप कस्टमर होते हो, सिर्फ कस्टमर।
उनको बस ये चीज है कि आपका इलाज करेंगे और आपसे पैसे वसूलेंगे, और जितना बिल आएगा आपको देना पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, वो लेंगे आपसे। और अगर नहीं दोगे तो आपका पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर नहीं निकलने देंगे वो, क्योंकि आपके लिए आपका वो अपना करीबी है, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक पेशेंट है, सिर्फ एक कस्टमर है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने में लापरवाही कतई नहीं। इनफ हेल्थ इंश्योरेंस लो। जितने पॉइंटर्स बताए हैं ये सारे पॉइंटर्स के नोट्स बना लो। जब भी वो एग्जीक्यूटिव वहां का आपको फोन करेगा ना, तो ये सारे पॉइंटर्स पूछना उससे, कौन कौन सी चीज में कितने कितने कवर है। और ये पॉइंटर्स में एक भी पॉइंटर मत छोड़ना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने कवर करे। ठीक है भैया, तो चलो आज के लिए इतना ही। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है भाई साहब।